हेलो गाइस, लोअर पीसीएस 2026 की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है और परीक्षा देने वाले सभी जाबाज साथियों को मैं अंशुमान सिंह शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अब बारी है आपके संघर्ष के परिणाम की। इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो के बीच अगर आप सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तर कुंजी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कहते हैं कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जो SDRF होता है, इस पर विचार कीजिए। पहला कथन SDRF का गठन जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1) के अंतर्गत किया गया था। तो ये गलत है। यहाँ पे धारा जो थी वो 48(1) थी। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा था। ये आपका सही है, गलत है। सेकंड है, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष को 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। ये भी गलत है। सामान्य श्रेणी पर 75-25 का रेशियो रहता है और विशेष श्रेणी जैसे आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का रेशियो रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये जो आपका सेंटेंस है वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है कि हम देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन पे आता है, जब आप कभी कहता है कुड भी कर सकता है तो हमेशा ये सही होता है। तो यहाँ पे आप सीधा चुन सकते थे केवल 3। जो आपको कह रहा है कि अधिसूचित सूची में शामिल ना होने के कारण जो आपदा शामिल नहीं होती है उसके लिए भी 10% उपयोग कर सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। सेकंड है आपका न्याय सेतु चैट बोर्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे तो जो आपका न्यायालय से संबंधी आपका जो कानूनी सहायता के लिए AI चैट बोर्ड जो लॉन्च किया गया है, वॉइस फर्स्ट और मल्टी मॉडल बहुभाषी AI संचालित कानूनी सहायक है जिसमें कई सारी भाषाएं हैं, इसलिए ये सही है। दूसरा, इसके न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के अंदर दिशित करके इसको चालू किया गया है, ये भी सही है। तीसरा, ये वास्तविक समय बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादिनी प्रणाली का उपयोग करता है। ये यहाँ पे गलत है। अनुवादिनी प्रणाली का उपयोग हम लोग देखा होगा कि NCERT की किताबों को ट्रांसलेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था, जबकि जो भाषिनी, यहाँ पे भाषिनी जो प्रणाली है उसका उपयोग किया गया है। तो ये गलत है। भाषिनी का जो उपयोग किया जाता है वो प्रशासनिक के साथ साथ आपका कानूनी जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो केवल 1 और 2 सही होगा। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार के नागरिक अधिकार पत्र जो आपका सिटीजन चार्टर, जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, कौन सी सेवाएं जनता को दी जाती हैं, जो सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट्स में भी, बैंक में भी आप देखते हैं सेवा मूल्यों की चर्चा होती है, वहाँ पे कौन सा जिम्मेदार अधिकारी, इन सब चीज़ का वर्णन होता है। तो ये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आता है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो ये प्रणाली जो है वो कवच है। जब कभी मौसम ख़राब होता है, कोहरे में दिखता नहीं है, या एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आ जाती हैं सामने सामने से, तो ये लड़ने से बचाता है, टक्कर होने से बचाता है। इसको कवच प्रणाली है। जबकि त्रिनेत्र तो CCTV कैमरा से है, रक्षक आपका बुलेट प्रूफ जैकेट से है। अब 5वां नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया 1965 में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो आपका है एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में, इसको बाद में इनको बदल के ESZ कर दिया गया था, जो इकोनॉमिक स्पेशल जोन कहा जाता था। ये आपके बदले गए थे सन 2000 में, जिनको ESZ बोला जाने लगा था। पहला जो था वो कांडला था। ऑप्शन D सही होगा। 6 है, रॉकी पर्वत के पवन विमुख, जो मतलब पर्वत की जो विपरीत ढाल जो होती है, विमुख एक होता है अभिमुख, एक होता है विमुख। पर्वत की तरफ अगर आप जाएंगे, ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो पवन अभिमुख ढाल होता है। पवन से नीचे उतरने वाली जो होती है वो विमुख ढाल उसको कहते हैं, जो पर्वत से नीचे की ओर उतरती हैं। ऊपर चढ़ता है तो आपका घर्षण होता है, हवाएं गर्म होती हैं। नीचे उतरने का जो प्रोसेस होता है आप लोग पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर गर्म और शुष्क स्थानीय पवन की बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चिनूक, जिसे हिमबच्ची कहा जाता है, जो बर्फ़ को ख़त्म करती है। 7वां क्वेश्चन है, औसत प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया था। तो ये वॉकहार्ट कंपनी शायद थी, वॉकहार्ट कंपनी थी। नेपिथ्रोमाइसिन इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, द्वैत शासन की शुरुआत बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा सहयोग में सही सुमेलित है। तो हम देखते हैं द्वैत शासन की शुरुआत जो डायरकी शुरू हुई थी वो अगर मेन हम देखते हैं 1999 में शुरू हुई थी। जब हम द्विस्तर पर देखते हैं द्विसदनीय विधायिका जो बोल रहा है यहाँ पे, ये यही सही होगा।
पृथक निर्वाचन मंडल क्योंकि 1909 में आया था माल्य मिंटो सुधार के तहत, जब मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचन की मांग करी थी। प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो आपकी 1935 में आई थी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में जो हुआ था, जब हम देखते हैं रघुनाथ राव ने बगावत की थी, अंग्रेज़ों से जाके मिल गए थे, सूरत की संधि कर ली थी उन्होंने, जिसके विरुद्ध में पहला युद्ध हुआ जब आंग्ल मराठा। तो वहाँ पे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को बैकफुट पे ला दिया था महादजी सिंधिया ने। काफ़ी अच्छे शासक थे, शासक कह सकते हैं, संरक्षक कह सकते हैं उनको। तो जो युद्ध जो समाप्त हुआ था वो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम संधि मैसूर से संबंधित है, जो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। बसीन की संधि जो है वो 1802 में हुई थी, जब पुणे के पेशवा ने अंग्रेज़ों की शरण ली थी, जब होलकर के विधु होलकर की हत्या कर दी गई थी। तब यशवंतराव होलकर ने जब पेशवा का पीछा किया था, तो बसीन की संधि उन्होंने करी थी, जिसको हम लोग सहायक संधि स्वीकार करी थी मराठा ने पहली बार माना जाता है। 10 नंबर हम देखते हैं, तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। माजुली द्वीप आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। 12 नंबर है, किस पूर्व भारतीय राजनीतिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए फिर से चुना गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, जैसे आपको सही दिखे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सरन। फिर आगे देखते हैं 13 में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संधाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ये गलत है, 7 वैश्विक लक्ष्य हैं और 4 प्राथमिकताएं हैं, ना कि 3, जिनमें आपका 7 लक्ष्यों में 4 रिड्यूस करने से संबंधित, जिसमें मृत्यु दर को घटाना, जोखिम कम करना, नुकसान को घटाना, और तीन चीज़ें जो हैं वो बढ़ाने की बात करी गई। आपदा प्रतिक्रिया बल आदि को बढ़ाना, जो इससे संबंधित देश हैं जो आपका सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं उनको बढ़ाना, ऐसे करके 7 लक्ष्य हैं और 4 प्राथमिकताएं हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है, बिल्ड बैक बेटर को बढ़ावा देता है, ये सही है। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसे अपनाया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला सम्मेलन जो था यो योकोहामा था, इसके बाद आपका ह्योगो फ्रेमवर्क था, फिर इसे 2015 के बाद से 2015 से 30 के बीच में चालू किया गया था। तो इसे 2 और 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो है वो 14 नंबर है कि कौन से भारत की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या होता है मित्रों? जब संपत्ति जो होती है वो कम हो जाए, संपत्ति कम हो जाए और जो देनदारियां होती हैं वो बढ़ जाए, लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, या तो वहाँ पे वो पूंजीगत संपत्तियाँ होती हैं, प्राप्तियाँ होती हैं, जिसमें ऋण वसूली अपने अगर कर ली, पूरा ऋण जो आपने दिया था उसकी वसूली अपने कर ली, तो आपको अब उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी एक एसेट आपका जो है वो कम हो गया, तो ये पूंजीगत संपत्ति है। बाज़ार से आपने उधारी जो है वो अगर आपने उठा ली तो आपकी पूंजीगत प्राप्ति है। डिसइन्वेस्टमेंट किया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया, तो आपकी संपत्तियाँ कम हो गई, सीधा सीधा संपर्क ये भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाभांश है, डिविडेंड से जो आय मिलती है ये आपकी राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। काला जार एक रोग है जिसमें आपका बार बार रुक रुक के बुखार आता है। लीशमैनिया डोनोवानी एक परजीवी है जो आपकी सैंड फ्लाई से फैलता है, गंदगी की वजह से, एक प्रोटोजोवा होता है। अगला प्रश्न है इकोटोन। आप देखते हैं जैसे नॉर्मल हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए समुद्र है, ये ज़मीन है, ये लैंड है, तो इसके बीच में समुद्र के भी जीव जंतु आ जाते हैं, यहाँ जो ज़मीन में रहने वाले हैं वो भी पहुँच जाते हैं, तो एक ये संक्रमण क्षेत्र बनता है, इसको हम कहते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, इसको हम इकोटोन कहते हैं, जहाँ पे कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, विविधता होती है। बाकी सारे कथन गलत हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के अंतर्गत BSNL सीधा पूछता है BSNL कौन सी कंपनी है, पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप ये मिनी रत्ना कंपनी के अंतर्गत आता है, इसने नवरत्न का दर्जा भी इसको मिलने वाला था लेकिन ये नहीं मिल पाया बीच में, ये समय मिनी रत्ना एक कंपनी मानी जाती है।
अगला करते हैं, संसद में किस प्रस्ताव के समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। महत्वपूर्ण खंड पर बहस जो होती है वो कंगारू समापन कहते हैं। आप अन्य के बारे में भी जान लेते हैं। गिलोटिन जब कहते हैं जब सीधे मतदान हो जाए, मतलब कि चर्चा के लिए समय नहीं बचा, सीधे मतदान कर दिया, उसको कहते हैं गिलोटिन। खंडों द्वारा समापन जब इसके महत्वपूर्ण खंडों पर, मतलब खंड बनाकर नहीं, महत्वपूर्ण खंड नहीं, खंड बनाकर अलग अलग चर्चा की जाती है, उसको खंडों द्वारा समापन कहते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया जाए। साधारण समापन होता है जब पर्याप्त चर्चा हो जाए फिर उसके बाद इस पर मतदान किया जाए तो साधारण समापन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हटा देता हूँ मैं जैसे उसका आंसर हो जाएगा कंगारू समापन। 19 नंबर है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की बात कर रहा है, जिसका गठन किया गया था 2006 में। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है, सही है। 2006 में गठन किया गया। एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था, 2006 में इसका गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है, यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ये गलत है, क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय योजना जो बनाता है वो NDMA बनाती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके लिए सही हो जाएगा 1 और 2 19 में। 20 नंबर हम देखते हैं, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम तो आप जानते ही हैं, बुद्धिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश पे लागू किया गया था। भूरिया कमेटी की सिफारिश में 5वीं अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो क्षेत्र हैं, 10 राज्य जो हैं, वहाँ पर पेशा लागू करने की बात आई थी। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया 1996 में आया था। तो इसमें अधिकार जो स्वामित्व का अधिकार जो था लघु वनोपज का ग्राम सभा और पंचायतों को था। 21 में PM आशा की बात कर रहा है, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है वो देखा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को मिल जाए। ये जो लाया गया था तो ये बाजार हस्तक्षेप योजना जो थी, मैं आपको बताऊँ तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम था, प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना, कि आपको समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को मिलता रहे। अब अगला आता है SDG। कोई भी सिंसियर स्टूडेंट होता है, SDG की उससे एक अपेक्षा की जाती है कि वो SDG पढ़ के ही जाएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। PCS हो, UPPCS, UPSC हो या UPSSC हो, सब सारे एग्जामों में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पुअर्टी, रिड्यूस पुअर्टी, 0 हंगर, 3 हेल्थ, 4 एजुकेशन। अब 3-4 ही याद होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th में एजुकेशन होता है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। 5 में आज आपका आ जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 के अंदर में आएगा। 8 में आपका आर्थिक विकास है, 2 में आपका ये हंगर लिखा हुआ है, तो इसमें A ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 में आप देखते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो सबसे हल्का हेलीकॉप्टर आप बात कर देंगे तो वो प्रचंड है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे E ऑप्शन सही होगा। तेजस भी लड़ाकू विमान है, हालांकि आप तेजस भी या लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर जो है वो प्रचंड होना चाहिए। 24 नंबर हम देखते हैं, इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया। तो ये हम लोगों ने हमने प्रक्षेपित किया था लाइट व्हीकल जो थी 3 से, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 नाम था इसका। 25 नंबर हम देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डेसिबल से अधिक हो, जैसे अधिक हो। 26 में देखते हैं, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। अब आप अगर इसके फुल फॉर्म अगर जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान है। इसको कहते हैं इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो चक्रवात की सूचना देता है। और ये सेंट्रल वाटर कमीशन है, वाटर से आप बाढ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकोइस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। ओशियन का नाम ही आता है तो सीधा आप सुनामी से लगा सकते हैं, इसमें A ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण संबंधित है। कीवर्ड आप देखिए, कार्बनिक प्रदूषक की बात कर रहा है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन इसमें सही होगा। मिनीमाता पारे से संबंधित था। क्योटो जो था वो कार्बन क्रेडिट से था।
यानी ग्रीन हाउस, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनको रिड्यूस करने की बात करता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में साइन किया गया था। बेसल सम्मेलन जो है ये था आपका खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित था, इनकी रोकथाम के लिए कि इनका व्यापार जब होगा एक देश से दूसरे देश में, तो एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होगा तो कहाँ कहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये बेसल सम्मेलन के अंतर्गत का। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। 28 नंबर हम देखते हैं प्रतिपूरक वनीकरण निधि, जो कैंपा जिसको हम कहते हैं, ये अधिनियम 2016 में नियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रीय कैंपा के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी निकाय है। जी नहीं, ये एकल शासी निकाय नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी कमेटी होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं, क्योंकि राज्य स्तर पर यह अलग होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इसमें आपका फर्स्ट नहीं, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें केवल एक सही होगा जो आपका, क्योंकि तीसरा क्या है, इसमें कह रहा है कि भूमि की खरीद के लिए का रास्ता, भूमि की खरीद इसमें सम्मिलित नहीं होता, इसमें वनीकरण, जंगल प्रबंधन जो आपका पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए होता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, इन तीनों चीज़ के लिए सम्मिलित होता है, भूमि खरीद इसमें शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत भुला दिए जाने का, राइट टू बी फॉरगेटन की बात कर रहा है। यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना, ये सही है। 30 विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और NBFC प्रमाण पत्रों को समर्पण के लिए संसाधित करने के RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, काफ़ी चर्चा में था यह प्रवाह पोर्टल जो है, इसका सही आंसर है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉरिटी। और 31 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, किस निचली अदालत न्यायाधिकरण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रेट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर उत्प्रेषण ऐसी रेट होती है जिसे सर्चियोरी कहते हैं, जो कभी निचली अदालत ने ऐसा फैसला दे देता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, तो उसको रद्द करके ऊपर मंगाने का अधिकार उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है, जब ऊपरी अदालत जो होती है वो उत्प्रेषण रेट जारी करती है। आप इसकी डिटेल आर्टिकल 32 पे जाके पढ़ लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, यानी डिपेंडेंसी जो रेशियो होता है, ये साफ साफ आपका दिया परस्पर अनुपात। इसमें आपके बच्चे आते हैं और बुजुर्ग आते हैं जो कार्यशील जनसंख्या पे आश्रित होते हैं। 33 नंबर है, 2026 में विंबलडन पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है। ये इटली के यानिक सिनर जो थे, जैक सिनर जिनको कहते हैं, इन्होंने जीता था। हराया था इन जर्मनी के जोरेव को। याद कर लीजिए, आगे एक एग्ज़ाम में भी काम आएगा आपका PCS का एग्ज़ाम आने वाला है। ये ग्रैंड स्लैम काफ़ी चर्चा में रहते हैं, PCS का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। अब आते हैं मिसाइल, 4 मिसाइल्स दी हुई हैं, इनका क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशन ये देखते हैं। आकाश मिसाइल जो है वो सतह से वायु में मार करती है। ब्रह्मोस जो है मिसाइल, ये आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दागो और भूल जाओ। अस्त्र का आशय सीधा ही होता है कि हवा से हवा में मारने वाला है, जैसे धनुष बाण अस्त्र बोलते हैं। हेलिना जो है टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा सी। अब आपका 35 पे आते हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत बोलता है कौन सी प्रत्यक्ष वस्तु को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें श्रेणियाँ, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, जैसे छोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम लोग इनको पढ़ते हैं। हालांकि मैंने अपने मेंस के टाइम पे ये पढ़ा था। इसमें अंतःशिरा ट्यूब सेट, इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, ये आपका रेड में आते हैं। कैथेटर्स भी आपके रेड में आते हैं, और यूरिन बैग भी आपके रेड में आते हैं। सिरिंजेस विदाउट नीडल हटा दी जाती हैं, उनके बाद रिसाइकिल कर दिया जाता है, ये सारे रेड में आते हैं। और इसके बाद सिरिंजेस जो आती हैं, सिरिंज रिसाइकिल नहीं होती, इनको तोड़कर, इनको साफ करके, इनको तोड़ करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ये वाइट में आते हैं। और कॉन्टेमिनेटेड ग्लास वायल्स जो होती हैं, इनको पहले शुद्ध किया जाता है, फिर इसके बाद इनको रिसाइकिल किया जाता है, ये आई थिंक ये ब्लू में आती हैं। इतना डिटेल पूछना नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम में, लेकिन पूछा है, फ़िलहाल मैंने बता दिया आपको। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 ओनली। 36 में
है भारतवर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई सम्मान राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप भारत के पीएम को कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये आप अवश्य पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसका आंसर है वेतांग आदिपूर्णा। कौन सी तकनीक रेडियो लेवल के किए गए डीएनए संपरीक्षित प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करती है। तो ये तकनीकी होती है जिसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। करंट में थी ये। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना न्यूक्लियर में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। अब इसमें काफ़ी लोगों को डाउट हुआ होगा, उन लोगों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान लगाया होगा। हालांकि ये संस्था जब इसको जिम्मेदारी दी गई थी वो 2003 का टाइम था, लेकिन इसने 95 पूछा है, तो यहाँ पे यही आंसर इसमें सही होगा। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कन्फ्यूज होने की। 39 नंबर है, किस प्रभाव के कारण नैनोकणों को गलन ताप उनके आकार के घटने के बाद घट जाता है। ये प्रभाव हम कहते हैं, इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन कहते हैं जिसको, जो गिब्स थॉम्सन प्रभाव के अंतर्गत आता है। 40 नंबर हम देखते हैं कि कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए, आप एकदम बेसिक से समझते हैं। जैसे कोयला होता है उसको जलाया जाता है, सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा उसमें से निकलती है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया, ये भी हट गया। फिर क्या होता है, वो जलता है तो भाप निकलती है, भाप से ऊष्मा बनती है। अब जब भाप निकलेगी, ऊष्मा बनेगी, उससे टरबाइन चलते हैं। टरबाइन जो होते हैं वो यंत्र होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा से आपका लास्ट में विद्युत बन जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बेसिक आंसर था एकदम। 41 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यू कैसल रोग, ये चर्चा में था, भी न्यूज़पेपर्स में भी था। इसमें आपको इसके लिए उत्तर ये होता है एवी पैरामिक्सो वायरस। इसमें एवी पॉक्स वायरस भी है, लेकिन ये न्यू कैसल रोग के लिए नहीं होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, लोग कहते थे कि साइंस एंड टेक इसमें है सिलेबस में। मैंने बहुत समझाया लोगों को कि साइंस एंड टेक के अलावा जनरल साइंस भी आती है। लोगों ने कहा सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। मैंने हमेशा से कहा कि ये पूछेंगे, अवश्य पूछेंगे, क्योंकि हम करंट के सेक्शन में भी देखते हैं कि साइंस में जो भी आविष्कार हो रहे हैं वो आपके साइंस एंड टेक के साथ साथ जनरल साइंस से भी रिलेट करते हैं। जो रोग नए नए वायरस, नए नए वैक्सीन, हैबिसोट ए का भी बनाया गया, फिर हेपेटाइटिस ए का बनाया गया। तो ये सारे करंट आपके जनरल साइंस से भी रिलेट होते हैं। इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप अवश्य पढ़ के जाएँ। 42 नंबर हम देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था। तो ये युगांतर आश्रम के नाम से जानते थे। 43 नंबर है, देखिए इसने अब की बार इसने जो सिंधु घाटी के स्थल जो दिए हैं, इसने काफ़ी नया नाम इन्होंने यूज किया जो हम लोग चर्चा में नहीं देखते। लेकिन इसमें आपको पैनिक नहीं करना था। आप अगर कालीबंगन को भी राजस्थान से मिला देते तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता। लेकिन भैया U++ है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको चारों ऑप्शन आना ज़रूरी है। पता नहीं, हो सकता है ये गलत हो, ए गलत हो, बी गलत हो, सी गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो मिलाते लखनजोदारो, जो मैंने मेरा UPSC में हिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल है, मैंने उसको पढ़ा है। सिंध नदी का जो आपका दाहिना तट है, दाएं तट पे मोहनजोदारो और लखनजोदारो दोनों क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको ए से मिला दो। निंदोवारी क्षेत्र बलूचिस्तान में, धालेवान क्षेत्र पंजाब में है। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आप कालीबंगन को राजस्थान से मिला के आप पा सकते थे बहुत इजीली। 44 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें आप बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी गए थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे। थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज पॉइंट होते हैं आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे ये सूर्य है आपका, अब ये कक्षाएँ हैं ऐसा करके। तो ये जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी अवगति। तो जैसे एक अभी आदित्य L1 भेजा गया था, वो आपका L1 पॉइंट पे भेजा गया था। तो L1 पॉइंट कहाँ पे था, वो यहाँ पे L1 पॉइंट था आपका। और L2 जो होता है वो यहाँ पे होता है, पृथ्वी के जस्ट पीछे के साइड। तो ये सूर्य पृथ्वी L2 पर स्थापित किया गया है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हम देखते हैं, इसको स्थापित किया गया है वो
वो L2 पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 46 से लेके आपके 55 नंबर तक TI है, जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे केवल आंसर बताने से आपको नहीं चलेगा, एक्सप्लेन करके मैं आपको अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो DI के आंसर मैं सॉल्व करा के बना दूंगा, जो आज या कल मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगा, क्योंकि ऑफिस के भी वर्क होते हैं। 56 आपको मैं बताता हूँ, जो हिंदी आपको शुरू हो रहा है, इसमें कहता है कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें आपका ये एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है कि जब कोई भूतकाल की क्रिया हो, वहाँ पे कोई शर्त जो है जो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण काम नहीं हो पाया, कि तुमने अगर पहले मेहनत की होती तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, लोअर PCS का एग्ज़ाम आज दे के आ रहे हो, तुम अगर ये कहोगे कि आप लोग अगर ये कहते हैं कि पहले अगर मैंने लूसेंट को रट लिया होता तो शायद मैं पास हो जाता, तो ऐसी सेंस में आपका हेतु मत भूत काल होता है, ये सही है। अगला है क्वेश्चन, वर्तनी रूप से कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछ रहा है। क्षितिज शब्द शुद्ध है, शारीरिक शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है और अहल्या भी शुद्ध है। इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। आंधी के आम का मतलब होता है कि अनायास में सस्ती में मिल जाने वाली वस्तु, अनायास में सस्ती में मिल जाने वाली वस्तु, यानी कि आंधी चली तो क्या हुआ कि आम सारे गिर गए, आम गिर गए सारे, तो अब क्या है, वो ऐसी कमोडिटी है जो ख़राब हो जाएगी कुछ ही दिन में, तो अब क्या किया जाएगा कि उसको जल्दी में सस्ते में बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पे सस्ती चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी ऑप्शन को आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपको ऐसा एक्सट्रीम सोच के कि केवल सस्ती चीज़ें लिखा है गलत हो जाएगा तो आप ये एक ऑप्शन चुन लें, तो ऐसा नहीं है, आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पे 59 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें कह रहा है विंध्याचल बहुत प्राचीन है, आपका ये शुद्ध है। आप देखिए यहाँ पे देखिए सप्रमाण और सहित दोनों साथ में हैं, या तो ये बोल देता है प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर ये बोल देता है कि सहित को काट देता है सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, तब आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये कथन आपका, ये आपका गलत है। 60 नंबर है कि जब कोई राजकीय गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश योजना निर्णय आदि और समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों आम जनता तक पहुंचाती है। कैसे, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो हम लोगों को पता चलता है, पेपर में निकलती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति है ये भाई, फॉर्म भरना है, आम जनता तक खबर पहुँचानी है, इसको विज्ञप्ति कहते हैं। ये सही है ऑप्शन। 61 हम देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखते हैं यहाँ उत्साह है, इसका उद्भव होता है उछाह। किसान का तत्सम होता है कृषक। अनाज का होता है अन्न। इमली को अम्लिका हम कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 62 में अन्वेषण, आपका अन्वेषण को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CID CBI सब में यूज होता है। अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ यण संधि है, इसका यण संधि का फार्मूला क्या होता है भाई लोग, उसको कहते हैं इको एड़ची। मेरा संस्कृत है, हाई स्कूल में मैंने संस्कृत पढ़ी है, मुझे याद है। आप कमेंट करके लोग, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो सब बताएं कि गुण संधि का फार्मूला क्या है, वृद्धि संधि का क्या है, और आपका अयादी संधि का क्या है, दीर्घ संधि का क्या है। आगे बढ़ते हैं। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठोस्थ होता है, आप बोल के देख लीजिए, आपके कंठ और ओष्ठ दोनों से आवाज़ आएगी। 64 नंबर, किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य, दो शब्दों के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए, या शब्दों को दोहराने की स्थिति। जैसे हम कहते हैं कि राम श्याम कहते हैं तो बीच में एक चिन्ह लगता है जो इसकी बात करता है, जिसको हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। माता पिता इसके बीच में भी लगा हुआ है, ऐसे दोहराने के देख सकते हैं हम, जैसे लिखते हैं धीरे धीरे, इसके बीच में भी लगा हुआ है, तो इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह, जो जोड़ने के लिए यूज होता है। कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, दीवार दिन को कहते हैं, वासर दिन होता है, रविवार सोमवार आपका दिन होता है। पामर का मतलब होता है अधम, नीच, दुष्ट, पापी, ये सब पर्यायवाची होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्स पहले ट्विटर पर कोड पोस्ट का फीचर का उपयोग इसके पहले किया जाता था।
किसके लिए किया जाता था कोट? आप लोग ट्विटर चलाते हैं, आप लोग देखते होंगे कोट जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जब कोई पुरानी पोस्ट पड़ी होती है किसी बड़े नेता की या किसी बड़ी संस्था की, जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इसकी पड़ी होती है, हम लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं और उसको साथ में ओरिजिनल पोस्ट भी शो होती रहती है, जिसको हम रिपोस्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ ए ऑप्शन है। जो लोग ट्विटर चलाते हैं उनके लिए आसान था ये। 67 नंबर में क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है? क्यूबिट्स कहा जाता है भैया। बिट्स सबसे छोटी इकाई होती है। निबल्स 4 बिट से बनते हैं और बाइट्स 8 बिट से बनते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन कहता है पहला वेब ब्राउज़र वेब पेज 1995 में CAR द्वारा बनाया गया था। गलत है, 1990 में बनाया गया था। पहला वेब पेज W3C के गठन के बाद बनाया गया था। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि 1994 में W3C का गठन 1994 में हुआ था और वेब पेज 1990 में बन गया था। तीसरा है कि टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में MIT में पहला वेब पेज बनाया था। MIT तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है जो USA में है, जबकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये स्विट्ज़रलैंड में बना था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये स्विट्ज़रलैंड में बना था, इस वजह से ये तीनों गलत हो जाएंगे। और तीसरा है कि W3C ने CERN से पहले प्रथम वेब ब्राउज़र बनाया, तो ये गलत है। W3C ने 1994 में बनाया था। CERN ने उससे पहले 1990 में बनाया था, जब टिम बर्नर्स-ली ने CERN में बनाया था 1990 में। तो इस हिसाब से सारे कथन गलत होंगे। ई ऑप्शन इसमें सही होगा, ई। अगला है 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेलेडी की विसंगति बेलेडीज एनोमली प्रदर्शित करता है? ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बहुत डिटेल में मैंने तो नहीं पढ़ा है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने उस टाइम पे पढ़ा था जब मैंने EPFO का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रेम की संख्या बढ़ाने पर पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, जबकि लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि इसको उल्टा हो जाता है। फ्रेम की संख्या भी हम बढ़ाते रहते हैं और पेज फॉल्ट भी होते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 70 नंबर हम देखते हैं निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली को कौन सा युग में 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? 2004-05 में क्या शुरू किया गया? IMPS अभी न्यू है। UPI भीम तो अभी अभी आया है, कोरोना टाइम में ज़्यादा फेमस हुआ है। RTGS और नेफ्ट इसका सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है RTGS और नेफ्ट। RTGS आपके थोक जो बड़े वाले थे, जैसे 2 लाख के ऊपर का भुगतान करना है तो आपको RTGS करना था, 2004 में लाया गया था। नेफ्ट 2005 में लाया गया है, जिसमें आपका खुदरा भुगतान देखे जाते हैं। नेफ्ट आपके खुदरा भुगतान के लिए लाया गया था 2005 में। अब आपका अगला देखते हैं 71 नंबर, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक उपयोग करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए, ये तो डोमेन नेम सिस्टम है, ये गलत है। ARP गलत है, UDP भी गलत है, ICMP भी गलत है। इसका आंसर जो होना चाहिए वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होना चाहिए। ऑप्शन ई सही है इसमें। 72 नंबर देखते हैं, एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत कम करना चाहता है, छपाई गुणवत्ता कौन सा विकल्प चुना चाहिए? तो वो इकोनो मोड सही है आपका। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में दोनों तरफ पेज के दोनों तरफ प्रिंटिंग होती है, जिससे स्याही कम लगती है। बेस्ट में एकदम बेस्ट मॉडल छपाई होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें स्याही की खपत अधिक होती है। ग्रे स्केल जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है केवल, तो इसमें आपका इकोनो मोड सही हो जाएगा। अगला है 73, एक दस्तावेज आप में लिखित हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हों तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने के लिए मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग करना चाहिए? भाई साहब सीधा सा है, जैसे आप बिंदु पढ़ने हो OMR और कैरेक्टर्स पढ़ने हो OCR, संयोजन आपका यही सही होगा। OCR आपका क्या करता है, मैथमेटिकल सब आपका डिजिटाइज कर देता है, और OMR में आपके सारे चिन्ह पढ़े जाते हैं, जिससे हमारी जो OMR जो होती हैं वो चेक होती हैं इसी पद्धति के अंतर्गत। 73 का C हो जाएगा। 74 नंबर पे आते हैं हम,
तो आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्त करना हो, साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है। तो ये वन टाइम सिंक्रोनाइजेशन होगा जो आपका नवीनतम संस्करण तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है 75, डिजिटल प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपकी हैशिंग तकनीक होती है। आपके डीएससी का भी आप लोगों ने जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम किया होंगे उन्होंने लिखा हुआ डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षर होते हैं। तो उसमें हैशिंग तकनीक की जो होती है वो निजी कुंजी होती है, उसकी हैशिंग होती है। आपके आधार पैन के साथ में उसका लिंक होता है। 76 देते हैं, टीसीपी आईसीपी का ये कार्यप्रणाली पूछ रहा है कि कौन सा पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सबसे लास्ट में क्या है, कहाँ से शुरू होता है। इसमें हम उल्टा अगर हम समझें तो आपको हमको आसानी होगी। सबसे पहले देखिए एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए, जैसे यहाँ पे तीनों में, तो ये कल तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरी होती है, सबसे पहले इंटरनेट होता है। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद एप्लीकेशन सबसे लास्ट में तैयार होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। सीएडी का फुल फॉर्म बोल रहा है क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब 78 नंबर पे आते हैं। भाई साहब अगर आपको यूडब्ल्यूएससी का पेपर आपको देना है, अगर अब कंप्यूटर उसमें सिलेबस में है, तो आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने खुद मंडी सचिव के एग्ज़ाम में मैंने देखा क्या लेवल था भाई साहब उस पेपर का। जो कंप्यूटर पूछे गए हैं वो भाई बीसीए और एमसीए करने वाले भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग जो साइंस बैकग्राउंड के वो कहाँ से सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह अगर हम पहले से पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो अच्छे पेपर हम लोग नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। 78 नंबर हम देखते हैं। इसमें रिकमेंडेशन का मतलब है, थोड़ा सा हम बेसिक सेंस लगा के अगर सॉल्व करें, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, कोई रिकमेंडेशन मतलब सुझाव देना। देखिए सीधा यहाँ से मिल रहा है ए में 2 आप मिलाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे पहले ही आपका। और दूसरा होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में होता है मशीन लर्निंग के अंदर का पार्ट है डीप लर्निंग, जहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स को देखते हैं। तो ये 3 है, यहाँ पे यही ऑप्शन आपको सही दिख जाएगा। सी में आप सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि आप वर्गीकरण जो आकर पहले से उसमें सुपरविजन के थ्रू करेंगे। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में होता है कि आप को अगर अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, गलत काम करेंगे या गलत कर देंगे, त्रुटि करेंगे तो दंड मिलेगा। इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में अगला क्वेश्चन है। दूसरी पीढ़ी में क्या है, तो पहली पीढ़ी में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, बड़े बड़े टीवी होते थे। फिर आया था आपका ट्रांजिस्टर, देखा होगा आपने, ट्रांजिस्टर आए थे। फिर आपके जो एलसीडी जिसको हम लोग कहते थे। इसके बाद आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स आई। फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आए। फिर आपका इस समय चल रहा है आपका एआई, इसको यूएलएसआई मॉडल कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज, और वीएलएसआई इसके पहले कहते थे। तो ये फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों पीढ़ी का मैंने आपको बता दिया। सेकंड पीढ़ी इसने पूछी है तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 है, एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप पहला पढ़ते हैं, एक एक्सेल सेल में रेफरेंस में किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित कर सकता है। कुड भी, कैन भी हमेशा सही होता है 90% केस में। A1 स्टाइल में रिलेटिव रेफरेंस में कॉलम अक्षर के बाद रो संख्या होती है, अक्षर के बाद रो संख्या होती है, बिल्कुल सही है। R1 C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है। ये गलत है भाई, कोष्ठक नहीं होते हैं संख्याओं में, ये गलत हो जाएगा। यही आप आंसर पिक कर सकते हैं। और अगला देख लेते हैं। A1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को डॉलर चिन्ह से दर्शाया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 81 नंबर पे आते हैं। 81 नंबर, 4 योजना यहाँ पे दी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी। एक मिशन चल रहा है, जल शक्ति मिशन। इसके अंतर्गत जल पखवाड़े मनाए जाते हैं। अभी स्कूलों में इसकी चल रही थी, न्यूज़पेपर में भी थे। अमृत सरोवर योजना 2022 की योजना है, रामपुर में चालू करी गई थी, जो मनरेगा योजना के अंतर्गत सरोवरों का जो पुनरुद्धार किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था, सौंदर्यीकरण करके वाटर रिसाइकिल को बढ़ाया गया। अटल भूजल योजना 2019 में चालू करी गई थी। नमामि गंगे 2014 की योजना है।
इसकी डेट्स भी हम लोग देख लेते हैं। 24 अप्रैल को शुरू की गई। भूजल योजना 25 दिसंबर की है। नमामि गंगे मिशन जो है ये शायद जून में ही चालू करी गई थी, इसकी डेट आप देख लेना। अगला है कि नंद बाबा दूध दुग्ध मिशन, ये कई बार यूपी गवर्नमेंट का अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइए हमेशा से। इसमें चार योजनाएं मुझे लग रहा थी। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना इसके अंतर्गत थी। प्रगतिशील पशु प्रोत्साहन योजना भी थी। कृषक समृद्धि योजना भी इसके अंतर्गत थी, जिसमें उन्नत किस्मों की गायों को पालने के लिए इसमें धनराशि दी जाती है, मदद की जाती है। कामधेनु डेयरी योजना एक स्वतंत्र योजना है, स्वतंत्र योजना है। ये 2013-14 में चालू की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला हम देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। इनके सह संस्थापक का भी नाम याद कर लीजिए, जो थे आपके भगवान दास। इनका नाम भी पूछा गया है, ये कुलपति थे पहले। अगर आपका आगे कोई प्रश्न बन जाए कि कुलपति कौन थे, तो आप भगवान दास को लगा के आइएगा। गुप्त शासन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? चालुक्य अलग थे। राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र पश्चिम साइड में थे। पाल आपके बिहार बंगाल में थे। मौखरी वंश के ईशान वर्मन थे, जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इसके बाद क्रमशः पुष्यभूति वंश आया था, जिसमें हर्ष आए थे आपके। तो इसका आंसर मौखरी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से ऊकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि इसमें ऊ ध्वनि समाप्त होने पर होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। जो यूपी में रहते हैं, मिडिल यूपी में, लखनऊ अयोध्या इस साइड में रहे हैं, वो जानते हैं कि अवधी भाषा में ऊ लगा लेते हैं हर भाषा में क्यूट दिखाने के लिए। तो इसमें अवधी सही हो जाएगा। 86 में हम देखते हैं किस निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया? रामगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। मेघदूतम जो कालिदास की रचना है, इसमें दिखाया गया कि राम भगवान जब वनवास गए थे, वनवास में इस पर्वत में उन्होंने निवास किया था, इसीलिए उसको रामगिरी कहा गया है। अब 87 नंबर में पुरस्कारों की चर्चा है। इसमें आशुतोष शर्मा विज्ञान इंजीनियर साइंटिस्ट थे, अच्छे साइंटिस्ट थे हम लोग हमारे। और सोनिया नित्यानंद एक डॉक्टर हैं। हृदयानंद दीक्षित हमारे विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, साहित्य शिक्षा मामले में अच्छे इनको पुरस्कार मिले हैं। नारायण भुलाई भाई जो हैं सार्वजनिक, ये अपने विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो इसके अनुसार ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है महायज्ञ, इसमें किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था? भाई साहब वहाँ पे पेड़ पौधे भी वितरित किए गए हैं। एक कार्यक्रम मैंने टीवी में देखा था, पेड़ पौधे वितरित किए गए थे। सबसे पहले उनको उन्नत किस्म वाले बीज दिए गए थे, ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अब ग्रीन कार्ड से अगर सेंस लगाएं तो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता इसमें और कोई हो सकता है ऊपर इनमें से कोई। ग्रीन कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र हम आपसे सबसे सटीक आंसर इसमें मान सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल के बारे में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। बेसिक क्वेश्चन। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसकी अच्छी कहानी है मित्र, थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने सबसे पहला उपदेश किसको दिया था? अपने 5 ब्राह्मण साथियों को, जिनमें आपके कौंडिय, भद्दिय, वप, महानाम और अस्सज्जी थे। तो उन्होंने क्यों उपदेश दिया, इसके पीछे की भी लंबी कहानी है। गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा सिद्धार्थ ने जब उनको जब ये ज्ञान हुआ कि शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या कहा कि अब जैसे उपवास रखने की जगह पर उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री थी, उसके नाम से खीर ले ली थी। तो खीर खा ली तो उनके साथ के जो 5 साथी थे उनको छोड़ कर चले गए। उनको लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो बाद में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में आपके ये ऋषिपत्तनम एक जगह थी, ऋषिपत्तनम जगह थी, मृगदाओ ये गुफा थी, यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिनको लगता था कि बुद्ध भटक गए हैं, उनके रास्ते सही नहीं हैं। तो ये एक अच्छी कहानी हम लोगों ने टीवी में भी देखा है, इस कहानी को पढ़ना चाहिए।
क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा, जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा है? निराला जी हमारे पड़ोसी रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ही उनका जन्म हुआ था, हमारे जनपद में ही इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। राम की शक्ति पूजा इन्हीं की रचना है, जो छायावादी लेखक थे। 1936 के आसपास इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट किसको कहा गया है भाई? ये हमारा बड़ा इमाम बाड़ा, काफ़ी फेमस है भूल भुलैया के नाम से। इसको आप देखिए आके, इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट की संज्ञा इसको दी जाती है। 93 में किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है? नो डाउट भाई, ये तो हर किसी को याद होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जो हैं प्रयागराज के शान रहे हैं। प्रयागराज में तैयारी करने वाले हर बच्चा मेजर ध्यानचंद को जानता है। और बाकी ये तीनों खिलाड़ी जो हैं, ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ललित उपाध्याय अभी वर्तमान समय में अच्छे हॉकी खिलाड़ी, इनको पुरस्कार भी मिला है, ओलंपिक में भी ये गए थे, हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। 94 क्वेश्चन देते हैं, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों में से संबंधित सूची से मिलान करना है। कौन से जिले में कौन सी चीज़ फेमस है? तो बदायूं में जरी दो जोधी, अयोध्या में गुड़ फेमस है, बलिया की बिंदी, अभी ये RO में पूछा गया था, कोई अगर PYQ पढ़ के जाता तो तुरंत लगा देता। टिकुली जो है बलिया की बिंदी काफ़ी फेमस है। और बांधा में सजर पत्थर तो अब बुंदेलखंड का अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं कि पत्थर होगा तो बुंदेलखंड में ही होगा। गौरा पत्थर आपका महोबा में GI टैग मिला है इसको, तो इस हिसाब से ऑप्शन D इसका सही हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, तो आपका है किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है? तो ये विश्व बैंक ने सहयोग किया है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। काफ़ी अच्छा चुका बीच, आप यहाँ पे पर्यटन काफ़ी बड़े मात्रा में जाते हैं। आप लोग एक बार विजिट कीजिए और आपको सुंदरता जो वहाँ पे दिखेगी, फिर आप वाकई हमें कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। 97 उत्तर प्रदेश के बहराइच के कारीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? तो ये था शांति, समझ और समावेश, आपका था पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूजन। 98 नंबर देखते हैं कि वाराणसी का नाम लिखा है, इसमें आप सीधा काट सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, शारदा नदी नहीं होगी, यमुना नहीं होगा। गंगा विलास का नाम काफ़ी फेमस है, ये चला है वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक। NW1 और NW2 को जोड़ता है ये, ऑप्शन C सही हो जाएगा। 99 अकबर और उसके उत्तराधिकारी को शासनकाल के दौरान बस्ती जिलों को किस अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा माना था? हाँ भाई, बस्ती जिला है गोरखपुर सरकार से के साथ में होगा। या आप पढ़ते हैं, एक बुक है अकबरनामा, गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा किसने लिखी है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका 3rd पार्ट जो है आईने अकबरी, इसमें इसकी चर्चा है, गोरखपुर जो आपके सरकार के हिस्से कैसे बनते थे। 100 नंबर आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैं इसको बताऊंगा, इसके पहले आप देख लीजिए। मेरा चैनल है, आपको मैं सबसे अच्छी डिटेल देता हूँ, सबसे सटीक देता हूँ। और मैंने जो आपको आज आंसर की दी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत होगा इसकी आशंका ना के बराबर है। आप आइए आपके आंसर की मिला के आप बताइएगा आके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं मेरी आंसर की से। मैं इसको आंसर की आपको शॉर्ट्स में भी डालूंगा। आप मेरा चैनल है यूट्यूब पे PCS विद अंशुमन, इसको फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जो भी लोग लोअर PCS का एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपनी आंसर की को मिला लें और अपने देख लें कि क्या सिलेक्शन में कहाँ तक है। अब हम लोग इसके बाद एक जो कट ऑफ आएगी उसकी भी चर्चा करेंगे। इंस्टाग्राम पे अगर कोई मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है तैयारी से रिलेटेड, वो PCS अंशुमन पे मुझे DM कर सकता है, मैं सबके रिप्लाई वहाँ पे देता हूँ। और अब आखिरी क्वेश्चन पर देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन जो है कि कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया है? तो ये हम देखते हैं, पहला सर्व शिक्षा अभियान, इसको विलीन किया गया है, 2002 में आया था। टीचर एजुकेशन को भी इसमें विलीन किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को भी विलीन किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील जो अगस्त 1995 में आई थी, इसको PM पोषण के अंतर्गत लाया गया है।
पीएम पोषण जो 2021 में इसको पीएम पोषण में ला दिया गया है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब बचे हुए हैं क्वेश्चन जो हैं वो आपके DI के आंसर हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।